हेलो स्टूडेंट्स, एस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 में पहला ही टॉपिक है सेट, यानी चैप्टर 1 का जो टॉपिक है सेट, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और आइए सेट के बारे में पहले अच्छे जान लेते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग ये कुछ टॉपिक पर विचार करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते तो स्टूडेंट 1.1 से भी चालू करते डायरेक्ट क्वेश्चन से, लेकिन वो आपको मज़ा नहीं आएगा वहाँ से चालू करने पर। क्यों? क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आए, जब चीज़ ही आपको नहीं समझ में आएगी तो आप उसको फिर सॉल्व करके क्या फ़ायदा, आगे बहुत दूर तक आपका जाएगा नहीं। हम लोग मैथमेटिक्स में आए हुए हैं, आपने मैथमेटिक्स लिया है इंटरमीडिएट में, तो आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे उसको शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग इन टॉपिक्स पर पहले चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने से पहले हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि पहले समझ लेते हैं कि सेट है क्या। तो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे पहले, 2 नंबर पर उसका रिप्रेजेंटेशन, किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। फिर एलिमेंट क्या होता है, एक टर्म होता है एलिमेंट होता क्या है ये हम लोग जानेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, और सेट्स जो विभिन्न प्रकार के जो सेट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये 6 प्रकार के सेट्स होते हैं। तो इन सब को आइए हम लोग जल्दी से समझते हैं कि आखिर सेट होता क्या है। इस सेट को समझने के लिए स्टूडेंट कहा जाता है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ, देखिए समझिए पहले इसको, सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects। तो ये सेट जो है कहा जाता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इतना कह देने से आपको समझ में नहीं आएगी कोई बात। अगर हम इतनी बात बोल दें आपको कि डेफिनेशन ये है, एक सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो ये बाउंस कर जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसके लिए आपको समझना होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का जो पूछा गया और हम और आप दोनों उसको बता दें, यानी कि कहने जो प्रश्न पूछ रहा है, जो आपको उस कलेक्शन के बारे में जो आपसे पूछ रहा है वो और जो बता रहा है वो दोनों को समझ में आना चाहिए। मतलब एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, एक आंसर जो होना चाहिए वो कॉमन हो जाना चाहिए, वैसा डिफाइंड, उसको वेल डिफाइंड कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कहा गया कि कक्षा 11th क्लास के स्टूडेंट्स का कलेक्शन। अब 11th क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये बताना बहुत मुश्किल है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ रहे होंगे 11th में। 11th स्टैंडर्ड होता होगा जहाँ जहाँ वहाँ पढ़ रहे होंगे। अब 11th में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये बताना, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह तो बताया नहीं गया है ना, एक कोई निश्चित जगह नहीं बताई गई कि इसी जगह पर। तो ये समझ से परे कि आखिर किस जगह की बात हो रही है। तो ये जब बताया जाएगा तो आंकड़ा कोई सही अटपटा हो जाएगा, कोई सही से बता नहीं पाएंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। लेकिन अगर उसी जगह कह दिया जाए कि कक्षा 11 यानी कि क्लास 11th में पढ़ने वाले, आपके विद्यालय के क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चे का कलेक्शन, तब कहें कि ओ हाँ, तो हमारे विद्यालय में, पर्टिकुलरली आपके विद्यालय में, आपकी विद्यालय में क्लास 11th, उस क्लास 11th में तो आप हैं, तो आप जान रहे हैं वो डाटा ले लेना आसान है। तो जब उस डाटा के बारे में बात होगी तो आपके टीचर जो डाटा बताएंगे आप कलेक्ट करके आएंगे अपने स्कूल से, तो वो जो होगा वो वेल डिफाइंड होगा। या उसको छोड़िए, फिर हम बात करते हैं कि बेस्ट बैट्समैन के बारे में। बेस्ट बैट्समैन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट में बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन, 5 बेस्ट बैट्समैन, वर्ल्ड क्रिकेट में 5 बेस्ट बैट्समैन बताइए। तो यहां पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कोई डेविड वार्नर को बता देगा, कोई विराट कोहली को बता देगा, कोई स्टीवन स्मिथ को बता देगा, कोई केन विलियमसन को बता देगा। मतलब कि अलग अलग प्रकार के बहुत से क्रिकेटर हैं और
कोई क्रिस गेल को बता देगा, तो पता नहीं क्या क्या बहुत से क्रिकेटर हैं। तो 5 लोगों का जो लिस्ट है वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया तो पता नहीं हमको किस क्राइटेरिया के बारे में। बेस्ट बैट्समैन क्या कैसे पता करें, कोई क्राइटेरिया तो बताया नहीं है कि अकॉर्डिंग टू सेंचुरी, सेंचुरी है, अच्छा कि बैटिंग स्किल, पता नहीं क्या क्या बहुत सी चीज़ें होती हैं उसके अनुसार हैं। अब बैटिंग स्किल अलग चीज़ हुई है ना, सेंचुरी मार दिया वो अलग चीज़ हुई, हाफ सेंचुरी मार दिया वो अलग चीज़ हुई है ना, ज़्यादा बार नॉट आउट रह गया वो अलग चीज़ हुई। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया से कोई अलग अलग तरीके से पसंद करते हैं अलग अलग बैट्समैन को। तो ये बेस्ट बैट्समैन जो है आपका ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि सबका अलग अलग आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको बात समझ में आ रही है मेरी बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड है क्या? वेल डिफाइंड वो है जो कि आप और हम दोनों बता दें, जिसके बारे में कि आप और हम दोनों बता दें, ये वेल डिफाइंड कहलाएगा। और उसके लिए जब आंसर वेल डिफाइंड होगा, आप और हम दोनों बता देंगे, तो वो वेल डिफाइंड होगा। मतलब कि वक्ता श्रोता दोनों समझ में आए, एक ग्रुप हो वो बता दे, तो वो वेल डिफाइंड कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कह दिया गया कि वॉवेल को कह दिया गया ना, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल को। तो वॉवेल क्या है? वॉवेल हम सबको जानते हैं कि 5 ही वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो हम इनको बता सकते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल हैं, तो पांचों वॉवेल को हम आसानी से बता सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटाज हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर हम बता दें कि आपकी फैमिली में मेंबर्स, आपकी फैमिली मेंबर्स तो एक निश्चित होता है फैमिली मेंबर्स, वो आप बता सकते हैं, ये हो सकता है, ये वेल डिफाइंड है। अच्छा, कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है ना कि हम बता नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो वेल डिफाइंड होता है। जैसे हम बता दें कि नेचुरल नंबर कलेक्शन, नेचुरल नंबर का कलेक्शन। अब नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होता है और पता नहीं कहाँ तक चला जाता है, तो ये बता पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नेचुरल नंबर के बारे में बात की जाएगी तो सभी कोई 1 से शुरू करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो ये भी वेल डिफाइंड है। ठीक, तो आइए, तो हम लोग ने समझा कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, माने एक सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित ऑब्जेक्ट, आंकड़ा। हाँ, तो एक सुपरिभाषित आंकड़ों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो पहला टॉपिक था हमारा। दूसरा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या अंतर है। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि सारे आंकड़ों को, जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको लिख देते हैं एक ब्रैकेट में और कॉमा से उनको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं, क्या करते हैं हम कि सारे आंकड़ों को लिख देते हैं एक ब्रैकेट में और उन्हें कॉमा से अलग कर देते हैं। इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट all the elements in a bracket,
एक्सप्रेशन जो कि ये है, ठीक, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड सेपरेट देम बाय कॉमास, और कॉमा लगा के उनको सेपरेट करते हैं। अच्छा, इनके बारे में हम बताएंगे अभी आपको कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म वी write the properties of elements। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तो हम उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिख देते हैं, है ना, जिससे कि सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो वो यहाँ सेटिस्फाइड एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सेटिस्फाइड एलिमेंट, ये भी हम लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेटिस्फाइड एलिमेंट। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म विल राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स या सेटिस्फाइड एलिमेंट्स, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो समझते हैं इसको हम लोग कि आखिर ये होता क्या। अब जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा ए, कोई सेट हुआ, कोई सेट ए हुआ, अच्छा, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखाता है। हमने लिखा 1 2 3 4, ये 3 डॉट, 3 डॉट देने का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये क्या है, 1 से तो शुरू होता है नेचुरल नंबर, 1 से क्या शुरू होता है, नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो हम प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं ना ए की। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में, ये किस में हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया, ये आपका ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे, मान लीजिए कि ए हुआ ये, तो ए में हम क्या लिख देंगे, x such that x is a natural number, ये हो गया x such that x is a natural number हो गया। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये इसके हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ने बता दी। तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ये सेट ए है। तो ये अगर हमने लिखा तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये लिखा हमने तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आगे हम लोग, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लें, हम लोग आगे देखते हैं और अगला टॉपिक। अब देखते हैं हम लोग देखते हैं अगला एलिमेंट क्या होता है। ये डेफिनेशन हमने देख लिया, रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब एलिमेंट की बात, यानी कि टॉपिक नंबर 3, ये हम लोग देखते हैं। टॉपिक नंबर 3, एलिमेंट होता क्या है। तो देखिए, ये जो हमने पहले सेट बताया था आपको कि सेट ए, ठीक, और इसमें बताया था 1 2 3 4, और ये ऐसे डॉट डॉट नेचुरल नंबर के बारे में बताया था कि ये नेचुरल नंबर है। तो वही, अब जैसे ये 1 क्या है, 1 एलिमेंट है, अवयव है, हिंदी में अवयव। 1 सेट ए में मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये सब एलिमेंट है, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इस तरीके से हम लिखेंगे। अच्छा, अगर एलिमेंट नहीं हो, जैसे 0 एलिमेंट नहीं है ए का, तो 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ये रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये एलिमेंट का निशान है ये, और ये नॉट एलिमेंट, ठीक। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये भी आपको पता हो गया और आपने मालूम किया इसको भी। तो हमने टॉपिक नंबर 3 को भी
टच किया और खत्म किया। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर अपना 4, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स है। इसको जरा अच्छे से समझिए। पहला हमको बताया जा रहा है, पहला एम्प्टी सेट। थोड़ा गीला है इसलिए थोड़ा सा पूछना होगा। पहला हमको एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, पहला एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट होता क्या है? एम्प्टी मीन्स खाली, तो इसका नाम एम्प्टी सेट कहिए, नल सेट कहिए, वाइड सेट कीजिए, एक ही बात है। एम्प्टी सेट कहिए, नल सेट कहिए, वाइड सेट कहिए, सब एक ही बात है। तो एम्प्टी सेट होता क्या है? तो आइए, अ सेट एंड एम्प्टी सेट लिख देते हैं। एंड यहां पे नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख देते हैं। थोड़ा दिक्कत है बोर्ड में। एन एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट। एन एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट्स। तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, ठीक। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि मान लीजिए कोई सेट ए है, तो एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो x such that x is a prime even number and x is ग्रेटर देन 2, इक्वल नहीं, ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा प्राइम इवन नंबर हमको बताना है। तो जब प्राइम नंबर है तो वो 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या, ठीक, जो स्वयं से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। तो अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और 2 इवन होता है, अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है 2 को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि 2 होता है इवन प्राइम नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। तो ये हुआ। इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे। फाई डिनोट करता है किसको? एम्प्टी सेट को। फाई किसे डिनोट करता है? एम्प्टी सेट को करता है। अब अगला हम लोग देखते हैं सिंगल टोन सेट। क्या देखते हैं? सिंगल टोन सेट। नाम ही है सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट। आइए अगला हम लोग देखते हैं सिंगल टोन सेट। इस सिंगल टोन सेट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें एलिमेंट क्या होता है? इसमें एलिमेंट एक होता है केवल। अ सिंगल टोन सेट has only one element. A single tone set has only one element. तो सिंगल टोन सेट में केवल एक एलिमेंट होता है, ठीक। अच्छा, तीसरा हमारे पास है फाइनाइट सेट।
finite set has finite number of set element of element। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट में होता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक, निश्चित होता है। जैसे कि हमने बोल दिया कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर फाइनाइट सेट नहीं हुआ क्योंकि उसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, 1 से शुरू हुआ और इन्फिनिटी तक चला गया, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया। फाइनाइट हुआ जैसे कि नेचुरल नंबर है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 11, तो 1 से 10 तक लिख देंगे, तो ये फाइनाइट हो गया, ठीक। तो इनफाइनाइट के बारे में हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट के बारे में कहेंगे इनफाइनाइट सेट के बारे में हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम कहेंगे एन इनफाइनाइट सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं 5, और ये 5वां है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट के बारे में क्या कहा जा रहा है? इक्वल सेट के बारे में कहा जा रहा है आपको स्टूडेंट कि टू फाइनाइट सेट आर said to be equal set if they have same elements। अगर दो फाइनाइट सेट हैं, दोनों फाइनाइट सेट में इक्वल अगर वो हो गया एलिमेंट हो गया, तो हम उसको इक्वल सेट कहेंगे। जैसे यहां देखिए, मान लीजिए कि ए है कोई सेट और इसमें ए बी सी डी है, ये हो गया। अच्छा, बी है कोई सेट, इसमें सी डी बी ए, इस तरीके से। तो देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। कभी हम यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठेंगे, कभी हमारी बहन इस कुर्सी पे बैठेगी, कभी हमारा भाई उस कुर्सी पे बैठेगा, कभी पिताजी उस कुर्सी पर, कभी माताजी उस कुर्सी पर। तो इस रूम में जितने सदस्य हैं वो मैटर करते हैं। कौन कहाँ बैठा है और कब किसका प्लेस चेंज हो जा रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है। तो ये क्या इक्वल सेट का डेफिनेशन है। अब अंतिम है टॉपिक इस वीडियो में, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट सेट में हम लोग कहेंगे two sets are said to be equivalent sets if the number of elements in both sets are equal। अगर
दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट है। अब देखिए, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट हो। अब ये देखिए ए बी सी डी, 4 एलिमेंट इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, क्या है ही, ये इक्वल सेट भी है। लेकिन अगर यहीं पे हम इसको बदल के ई कर दें, ठीक, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है, इक्विवेलेंट सेट है। तो हमने अभी समझा कि डेफिनेशन क्या होता है सेट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है, एलिमेंट्स किसे कहते हैं, है ना, नॉट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में हमने समझा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि 6 प्रकार के ये जो सेट हैं हमने देखा। अब हम लोग इसको जानने के बाद ही एक्सरसाइज 1.1 को टच करते हैं। तो आप लोग इसे वीडियो पॉज करके नोट करें।